हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम के लिए फाइनली हम आपका पीवाईबी जो पेपर है ये लेकर आ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम आपको पीवाईबी पेपर कवर करवा चुके हैं 17 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का। अब आज हम आपके लिए थर्ड शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं 17 जनवरी 2019 का। गाइस, जैसा कि आप सभी को बताइए, हमने जो फर्स्ट वीडियो दी थी उस पर आप सभी का काफी अच्छा रिस्पांस और सपोर्ट रहा। आप सभी ने ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करके बताया है कि इस सीरीज को कंटिन्यू करेगा और आप पूरा जो पेपर है ये शिफ्ट वाइज कवर हमको करवा दीजिएगा जितने भी दिन एग्जाम चली थी। तो गाइस, हम आपके लिए लगातार वीडियोज लेकर आएंगे और इस वीडियो पे भी इतने ही कमेंट मिले इससे रिलेटेड तो हम मैक्सिमम जो कमेंट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप जिस तरह से भी चाहते हैं कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और आरपीएफ की स्पेशल तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर है? 50 क्वेश्चंस हम जीके के कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको अच्छे से कवर कर लेना है और आपको इस आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके का आपका एग्जाम में पेपर आता है, ताकि आप आगे की जो तैयारी है और एडवांस तरीके से कंटिन्यू कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? इसमें से ये जो टिंडल का प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव इसको बेसिकली कहा जाता है, ये हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना जो होती है इसको उजागर बेसिकली करता है। टिंडल प्रभाव इसको बेसिकली हम कह सकते हैं। अब हम थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में बताते चलेंगे आपको क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपको इजीली दिमाग में आपके वो चीजें बैठ जाए। देखिए, जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो शून्य कण है इनसे टकराता है तो किरण पुंज का जो मार्ग है ये दिखाई देने लगता है और इसे ही बेसिकली हम टिंडन प्रभाव कहते हैं। अब आपको एग्जाम्पल देके अगर हम बताएं तो जैसे कि जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? चालू अर्थव्यवस्था जो समिति कहा जाता है ये कहा जाता है अनुमानित समिति को। आपका यहां से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अनुमानित जो समिति है इसको कहा जाता है चालू अर्थव्यवस्था समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति जो है संसद के माध्यम से सरकार के द्वारा प्राप्त जो धन प्राप्त किया जाता है उसके धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल ये करती है। अनुमानित समिति या चालू अर्थव्यवस्था समिति इसको हम बोल सकते हैं। तो इसी को बेसिकली इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है और ये बेसिकली स्थायी मित्त व्ययी समिति के रूप में काम करती है और इसे अनुमानित समिति का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन जो शब्द है या खेल है ये किससे रिलेटेड है? ड्रॉप से रिलेटेड है। ये ध्यान रखिएगा, ड्रॉप शब्द से संबंधित ये है। तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ड्रॉप जो शब्द है ये बैडमिंटन से संबंधित माना जाता है और इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरा मारा जाता है, यानी कि धीरे मारा जाता है, उसको ड्रॉप बोला जाता है, जिसमें जो है गेंद नेट से ठीक ऊपर और करीब उसकी गिरे तो ये बेसिकली होता है और रणनीति के रूप में एक हिट ये बेसिकली होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्य मानव अधिकार के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति और राज्य मानव अधिकार के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकते हैं? ऐसा भी आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? तो अध्यक्ष या अध्यक्ष की सिफारिश पर हटा सकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, राष्ट्रपति राज्य मानव अधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं राष्ट्रपति और राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को। क्लियर है? तो किसकी कौन हटा सकता है? अध्यक्ष हटा सकता है या राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें थोड़ा सा एरर देखने को मिला था उस टाइम पर। राज्य मानव अधिकार जो सदस्य मानव अधिकार है 3 सदस्यीय निकाय है, इसमें 2 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। 2 सदस्य 1 अध्यक्ष होता है, 3 सदस्यीय निकाय ये है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको अध्यक्ष जो है ये क्लिक करना है इस सिचुएशन में जो कि आपको दे रखा है और यही जो बेसिकली आयोग है इसने भी यही सही माना है। रेलवे आरआरबी के द्वारा यही ऑप्शंस अध्यक्ष जो है इसको ही सही माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है विशेष समिति की सिफारिश पर। यह आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? सिजेरियन शैली की वास्तुकला का जो परिचय दिया ये चाणक्य राजवंश के द्वारा दिया गया। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल आपका सही जवाब चला जाएगा। चालुक्य वंश की बात करें तो ये भारतीय शाही राजवंश था और इसने करीबन 6वीं से 12वीं है ना 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत और मध्य भारत का जो बड़ा हिस्सा है इस पर शासन किया था। और इस राजवंश की अगर अपन बात करें तो इस राजवंश की जो स्थापना की थी ये पुलकेशिन प्रथम ने की थी। कब की थी? 543 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। चालुक्य वंश शासकों की अगर अपन बात करें तो सिजेरियन शैली वास्तुकला का इन्होंने परिचय दिया था
और चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश था। ध्यान रखिएगा, ये जो चोल वंश है ये दक्षिण भारत का राजवंश था और इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? विजयालय ने की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी गुप्त वंश, श्रीगुप्त आपको बताइए। इस तरह से आपके और भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किस देश की कुल संख्या होती है ना? तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? परमाणु केंद्र में परमाणु जो संख्या होती है ये प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, प्रोटॉन। आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है परमाणु संख्या, उसे हम बोल सकते हैं, प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या हम बोल सकते हैं या कहते हैं। अब प्रकाश का जो एक कण है इसकी भांति व्यवहार करता है, प्रकाश के इस कण को फोटोन हम बोल सकते हैं या प्रोटॉन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है या जल सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे वृद्धि हम बोल सकते हैं। वृद्धि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने या फिर विकृत करने पर बेसिकली टूट जाते हैं, इतना तो आपको बताइए, इतना तो आपको बेसिकली पता हो। तो याद रखिएगा, जब किसी धातु को पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि बोला जाता है। तो वृद्धि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो भंगुर आपको दे रखा है, ये भंगुर जो पदार्थ होते हैं ये बल देने या विकृत करने पर टूट जाते हैं। इसके अलावा उपजाऊ की बात करें तो उपजाऊ जो है ये मिट्टी का एक गुण बेसिकली होता है, आपको बताइए उपजाऊ मिट्टी इस तरह से बोला जाता है। इसमें जो फसल होती है ये इसका प्रतिरूप और उत्पादन जो होता है अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पादन डैश और डैश से हटा दिया जाता है। तो न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद यानी कि सामग्री है ना, उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाए जाते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से जो लगाए जाते हैं, अनाज जमा मुख्य रूप से है ना किसमें लगाया जाता है? केसर। यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस में एरर भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अनाज जमा मुख्य रूप से किसमें? केसर में लगाए जाते हैं। और इस क्वेश्चन को एक और तरह से बोल सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? तो ये केसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, केसर में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी यह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियां स्थित हैं? जवानी और सेवारायन जो पहाड़ियां देखने को मिलती है ये भारत के किस राज्य में देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेवराय पहाड़ियां और जवाड़ी या फिर जवानी। तो ये जवाड़ी भी इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं, जवाड़ी। कहीं कहीं जवाड़ी आपको नाम मिलेगा, कहीं कहीं जवानी मिलेगा। और सेवाराय, तो इसमें ईरर भी आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो ये बेसिकली कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में बेसिकली ये जो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और अगर राज्य पूछे जाए तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु की ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और ये जो दोनों पहाड़ियाँ हैं दक्षिण के पूर्वी घाट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला मानी जाती है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दो ये अलग अलग घाट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की जो गुणवत्ता है इसके फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की गुणवत्ता। तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में ये बनता है। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि का जो संचरण संभव होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, ये आप सभी को पता है। द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य जो तरंग है इसके माध्यम से चलती है। और ठोस जो होता है इसमें अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये संचरण करती रहती है। तो फ्रिक्वेंसी आपको याद रखना है, ये होती है आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था इसका नाम है गोपाल। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पाल साम्राज्य जो है ये मध्यकालीन साम्राज्य है, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और एक तरह से बोले तो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य ये माना जाता था, पाल साम्राज्य, जिसका संस्थापक गोपाल है। इस वंश का संस्थापक आपको स्पेशली याद रखना है गोपाल नाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अंतिम जो शासक था ये कौन था? तो गोविंद पाल इस वंश का अंतिम शासक था। पाल शासकों ने लगभग कब से कब तक शासन किया था? तो लगभग इन्होंने 750 से 1140 या माफ कीजिएगा 1174 तक शासन इन्होंने किया था। क्लियर है? और पाल राजाओं की बात करें तो इनका संबंध किससे रहा है? तो बौद्ध धर्म का इन्होंने संरक्षण किया था, बौद्ध धर्म से इनका संबंध रहा था। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम बताइएगा क्या होता है? तो ट्रॉफी के संबंध में MVP का पूरा नाम हो जाता है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी।
MVP मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी प्लेयर आप बोल सकते हैं। तो मोस्ट अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, यानी कि आपका यहाँ से क्या रहेगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, MVP। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है। तो मिलिंद पन्हा पाठ जो संबंधित है ये किससे हो जाएगा। अब यहाँ पर अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी का जो फुल फॉर्म है ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आप इसको बोल सकते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो सकता है आपसे इंग्लिश में भी पूछे जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसको माना जाता है। खिलाड़ी ये एक होता है, या फिर इसको एक प्रशंसा या पुरस्कार इसको बोल सकते हैं। और गेम चेंजिंग उत्कृष्टता खिलाड़ी ये आप बोल सकते हैं। मिलिंद पन्हा पाठ किससे रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मिलिंद पन्हा जो है ये एक किस भाषा में रचित है। तो ये पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध आपको क्लिक करना था यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी रचना कब की गई। तो 100 ईसा पूर्व में, 100 ईसा पूर्व, लगभग 100 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत जो यूनानी शासक था मिलिंद, इनके बीच संवाद का वर्णन बेसिकली मिलता है। तो मिलिंद पन्हा इसी को नाम दिया गया, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले। तो ये वास्को डी गामा को मिले। वास्को डी गामा 1498 में ये भारत आया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा वास्को डी गामा, वास्को डी गामा का नाम आप याद रखना ही है आपको, 1498। अब यहाँ पर आपको याद रखना है 8 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, 8 जुलाई 1497, 8 जुलाई 1497 ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल का ये नाविक था वास्को डी गामा, भारत की खोज के लिए ये निकला। और ये जो 1498 में, 1498 को केरल में कालीकट जो नामक स्थान है यहाँ पर पहुंचा था। तो ये कब पहुंचा था भारत, 1498 में पहुंचा था। वास्को डी गामा जो है समुद्र के रास्ते पर भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक था। तो ये भी आपको स्पेशली फैक्ट याद रखना है कि भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक कौन था। इसका नाम है वास्को डी गामा, जो कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक था। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन बने, रेलवे में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हम रेलवे का ही पेपर कवर करवा रहे हैं आपको, आरपीएफ का। तो कोर्ट इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। हैंडबॉल खेल के मैदान को बेसिकली कोर्ट कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि खेल का जो मैदान होता है इसको क्या कहते हैं। अब कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर लंबाई की बात करें, लंबाई की, तो ये 40 मीटर होती है। और चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी होती है, ये होती है 20 मीटर। 20 मीटर ये चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग है तो इसे प्रयोग किया जाता है, ट्रैक रेसिंग के लिए, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, पशुपति किस काल में मनाया जाता है। पशुपति किस काल में मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो ये हड़प्पा संस्कृति आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। पशुपति किस काल में मनाया जाता है, हड़प्पा। हड़प्पा जो संस्कृति है इसमें पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी, ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें हड़प्पा के नाम से इससे जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। ये सभ्यता आपको पता है कब फली फूली थी। तो 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में ये फैली हुई थी। और पशुपति पूजा इस काल का मुख्य जो धार्मिक कृत्य था ये माना जाता था इस टाइम पर। इसकी जो खोज की थी आपको पता होना चाहिए 1921 में, इससे पहले वाले पेपर में हमने कवर करवाया आपको। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो सभ्यता था इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है। हवादार बीमारी से तात्पर्य आपको याद रखना है संक्रामक बीमारी। क्लियर है। निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है या संक्रामक बीमारी है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इस तरह से आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए अलग अलग आपको ऑप्शंस मिले हैं यहाँ पर, पटकी, हेमेटाइटिस ए और टाइफाइड रोग, शासक। अब ये शासन जो है ये आपका कोई है ही नहीं, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे रखा है, बट ये कुछ होता नहीं है शासन। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। टाइफाइड जो दे रखा है आपको संक्रामक बीमारी, तो संक्रामक बीमारी में टाइफाइड रोग, देखिए संक्रामक रोग जो होते हैं ये विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य जो परजीवी होते हैं इनके कारण होने वाला रोग है। और ये जो टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी होती है और खाने पीने के माध्यम से शरीरों में प्रवेश ये करता है। और इससे बचाव के लिए टीका भी बेसिकली लगाया जाता है, आपको पता ही है। हीमोफीलिया, कैंसर, गठिया ये जो है संक्रामक रोग नहीं है। तो हीमोफीलिया, कैंसर, गठिया ये संक्रामक रोग नहीं है, हवादार बीमारी। तो आपका टाइफाइड सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है। कौन सा तारा आपके सबसे करीब है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए प्रॉक्सिमा जो सेंचुरी है इसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है, इसको सेंचुरी सी कहा जाता है और ये तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा इसको माना जाता है। कहीं सूर्य के बाद में प्रॉक्सिमा जो सेंचुरी है ये हमारा पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है और इसकी जो दूरी है ये करीबन 4.24 प्रकाश वर्ष दूरी है। सेंटरस तारामंडल में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी इसको बोला जाता है, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है या कौन होता है संयोजक? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। देखिए संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा जो अध्यक्ष है इसके द्वारा की जाती है, ये तो आप सभी को पता ही है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये जो काम करता है ये लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होता है इसके अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये करता है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ये आपको पता है। और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति जो होता है ये इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और ये जो संयुक्त सत्र होता है इसका आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है मरियप्पन थंगवेले, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दक्षिण भारत के उच्च जंपर यानी कि ऊंची कूद, उच्च जंपर या हाई जंप ये करते हैं, तो ऊंची कूद से रिलेटेड ये हैं, दक्षिण भारतीय हैं ये। और रियो डी जेनेरो में जो 2016 में आयोजित किया गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, 2016 का जो रियो डी जेनेरो में हुआ था पैरा ओलंपिक खेल, स्वर्ण पदक विजेता ये रहे हैं मरियप्पन है ना थंगवेले इनका नाम है। इसके अलावा मेरी कॉम की बात करें, मेरी कॉम ये जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है आपको, मुक्केबाज है, मणिपुर की निवासी ये हैं। दीपा कर्माकर जो है इनका संबंध जिम्नास्टिक्स से है। और हिमा दास जो है ये भारतीय धावक है। तो ये सारों को आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को देश में विभाजित किया जाता है। अब इसका जो राइट आंसर है ये जल्दी से आप बताइएगा, क्या करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा? बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है किसके साथ में जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। बिल्कुल दो समान, आपको जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को दो समान में विभाजित किया जाता है। आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। तो इसके जो लेखक है आप सभी को बताइए, भरत मुनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि जो है ये नाट्य शास्त्र के लेखक है। नाटकों के संबंध में मूल सूचना और शास्त्रीय जानकारी नाट्य शास्त्र में उपलब्ध बेसिकली है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भरत मुनि का जो जीवन काल है करीबन 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है इनका जीवन काल। और सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे। ये जो सारंगदेव आपको दिखाई दे रहे हैं ये भारत के संगीत शास्त्री थे और इन्होंने संगीत रत्नाकर महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो क्वेश्चन बने कि संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की? तो सारंगदेव ने की थी, भरत मुनि ने की थी नाट्य शास्त्र की रचना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इनमें से गृह मंत्रालय आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 263 है 263 इसमें देखने को मिलता है। पहली बार जून 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और ये एक सलाहकारी निकाय है। इसका काम क्या है? इसका जो काम है संघ और राज्य के बीच में हित और इनके विषयों की जांच और इस पर चर्चा करना इसका काम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थालघाट मुंबई और देश को जोड़ता है। तो थालघाट मुंबई और जो जोड़ता है इसको, ये किसको जोड़ता है? और जोड़ता है नासिक को। तो थालघाट जो है ये मुंबई और नासिक दोनों को जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। थालघाट जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है। पश्चिमी घाट में स्थित है ये और इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग जो है ये गुजरता है। तो मुंबई को ये जो है नासिक से जोड़ता है। नासिक आपका यहाँ से जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रिकेट से रिलेटेड है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप के से संबंध नहीं है? क्लिक करिएगा जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका कलिंग कप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कलिंग कप आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। इनमें से जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है ये कलिंग कप है, बाकी ईरानी, रणजी और देवधर ट्रॉफी ये तीनों जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। कलिंग कप जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। कि कलिंग जो कप है इसका संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से इसका संबंध हो जाएगा, बाकी इन तीनों का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से, तो याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर काफी इंटरेस्टिंग है और ये साइंस से रिलेटेड है, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये। तो इसको आप सभी लोग जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो गाइज आपके हर एग्जाम में बनता है और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से क्लिक करिएगा। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? क्लियर है? तो आप सभी को बताइए, XY आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। XY पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो XY हो जाएंगे। काफ़ी इजी ऑप्शंस भी आपको दे रखे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महिलाओं में 2 गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X होता है और दूसरा Y होता है। तो इस तरह का होता है। एक जो सामान्य मनुष्य है इसमें 26 गुणसूत्र होते हैं, 46 माफ कीजिएगा, 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में इनकी जो संख्या होती है 23 यानी 23 होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं ये मानव के अनुवांशिक गुणों का एक वाहक माने जाते हैं और इनमें से 22 जो जोड़े होते हैं जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में माना जाता है और ये दोनों लिंगों के समान रूप से दोनों में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो ये संघीय रूप से प्रशासित विधि का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? पाटलिपुत्र में स्थापित जो शहर किया गया था इसका नाम है क्या है? देखिए यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आपका, देखिए एरर थोड़ा सा हो सकता है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। तो ये या तो ट्रांसलेशन में मिस्टेक है या फिर टाइपिंग मिस्टेक है, खैर जो भी है हम आपको क्लियर करवा दे रहे हैं। क्लिक, किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी? अशोक, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर आपका और कोई ऑप्शन हो आपको। तो यहाँ पर इसके विपरीत दे रखा है ऑप्शन, इसके विपरीत यानी कि ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके विपरीत। देखिए पाटली जो पुत्र है इस शहर की स्थापना किसने की थी? ये एक प्राचीन शहर है और इसकी स्थापना की थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी और मगध का राजा था अजातशत्रु, इसने स्थापना की थी। ये पाटलिपुत्र जो है एक प्राचीन शहर है, इसकी स्थापना करीबन 5वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्व में मगध का राजा था अजातशत्रु इसके द्वारा की गई थी। क्लियर है? और इसके जो पुत्र था उदयन, इसने मगध की जो राजधानी है ये बनाई थी और 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व तक बना रहा था ये। वर्तमान में जो पटना है पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो है इसको पटना के नाम से ही जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी एग्जाम में अभी SSC GD में पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो भारत की आकस्मिक जो निधि है ये आती है आर्टिकल 267 अनुच्छेद 267 के तहत। अनुच्छेद 267 आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का प्रावधान करता है। आर्टिकल 263 की बात करें, अनुच्छेद 263 की, तो राज्य और केंद्र जो है इनके मध्य समन्वय स्थापित करने और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का काम करता है। आर्टिकल 263 अभी अंतर्राज्यीय परिषद से क्वेश्चन बना था, उसमें कवर करवाया था हमने आपको। आर्टिकल 280 की अगर अपन बात करें तो वित्त आयोग का गठन से रिलेटेड ये। आर्टिकल 266 जो है ये भारत के संचित निधि का प्रावधान करता है। तो आकस्मिक निधि हो जाएगा 267 और 266 हो जाएगा संचित निधि। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से जो द्वीप है ये अफ्रीका है। अफ्रीका आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। क्लियर है? और इसकी जो राजधानी है ये नियामी है। नियामी आप याद करेगा, नियामी। इस देश का जो नाम है ये नाइजर, यहाँ पर एक नदी बहती है इसी के नाम पर, नाइजर नदी के नाम पर इसका नाम नाइजर पड़ा है। और जिम्बाब्वे जो है ये अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण भाग में जामजीन और लिम्पोपो नदियों के बीच में स्थित है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है दोनों, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष आपको बताना है देश है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको दे रखे डायरेक्टली नाम उनका नहीं पूछा है आपसे, नाम ना पूछकर आपसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये बनाए हैं, ऑप्शन देखकर आप समझ जाएगा। और आई थिंक आप सभी समझ चुके हैं, आपने आंसर भी करना स्टार्ट कर दिया है। राज्य मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा।
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को सामान्यतः राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनके जो नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है, जिसमें विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं, और इनकी अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा इनकी जो है ये की जाती है नियुक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो अंतिम मौर्य राजा की अगर अपन बात करें तो इनका नाम वृहद्रथ हो जाएगा। वृहद्रथ, है ना, याद रखिएगा ये नाम है, और ये अंतिम मौर्य राजा थे वृहद्रथ। अब यहाँ पर क्या नाम आपको दे रखे? कुणाल, दशरथ, पुष्यमित्र और ग्रेटर। तो इस तरह से नाम आपको दे रखे। वृहद्रथ आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। वृहद्रथ जो है मौर्य शासक थे, अंतिम मौर्य शासक थे, और इसने करीबन 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र जो शुंग था इसने इसकी हत्या कर दी थी वृहद्रथ की, और शुंग वंश की स्थापना इसने की थी। मौर्य राजवंश जो था यह प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश माना जाता था। मौर्य राजवंश करीबन 137 वर्षों तक भारत पर इसने शासन किया था, और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आप सभी को ये पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? ये क्वेश्चन है आपका। कोलकाता आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो कोलकाता, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाहें हैं, 205 जो है छोटे बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं इनमें मुंबई बंदरगाह आता है, कांदला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ये पश्चिमी तट पर बंदरगाह है। पूर्वी तट पर चेन्नई आता है आपका, एक तो चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन, पारादीप, कोलकाता, ये आपके पूर्वी तट के। क्लियर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है, और कोलकाता जो है ये बंदरगाह एक नदी बंदरगाह माना जाता है। तो ये नदी बंदरगाह ही आपसे पूछा गया, ये कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनता कि आपका प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो ये बिहार आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बिहार ऑप्शन नंबर डी। मधुबनी चित्रकला के लिए स्पेशली ये जो बिहार है ये जाना जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आवाज। आवाज यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? यानी कि किस निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है, ये क्वेश्चन बना है। तो अटलांटिक महासागर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो तटरेखा है सबसे लंबी है, और ये व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से सबसे व्यस्त महासागर है, और इसके समुद्री मार्ग दो बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र है इनको जोड़ते हैं। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, और उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच में बेसिकली देखने को मिलता है। अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम या दक्षिणतम महाद्वीप है, इसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये जो परसेंटेज है ये है 31.16%। 31.16% आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपसे पूछे भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, तो 31.16% हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी 68.8%। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? क्लियर है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? इस तरह से क्वेश्चन बने तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? यह क्वेश्चन इस तरह से है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? क्लियर है। तो ये तराई क्षेत्र हो जाएगा, बांगर भरा हुआ क्षेत्र, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो पेड़ है ना। तो यहां से आपका पेड़ करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। वृक्षासन नाम से ही क्लियर है, पेड़ की स्थिति। या अगला क्वेश्चन है, डोलू कुनीथा देश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। डोलू कुनीथा भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन बना था आपका। कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक लोकप्रिय ड्रम नृत्य है बेसिकली, और समूह नृत्य ये है। इसमें करीबन 12 से 16 जो लोग हैं ये शामिल होते हैं, और इसके माध्यम से बृहस्पति जो देवता है भगवान शिव का एक रूप है ये, इनको पूजते हैं या इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक का यक्षगान भी है, विराग से है, नागमंडला है, कई अन्य और भी लोक संगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना अभी हमने स्टार्टिंग में बताई थी 1993 में की गई थी, 1993 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 28 सितंबर को इसकी स्थापना की गई थी 1993 को। मानव अधिकार जो आयोग है 12 अक्टूबर 1993 इसको किया गया था, ध्यान रखिएगा।
अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जो 5 जिसमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालीन सदस्य और 2 डिम्ब सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष से 70 वर्ष दोनों में से जो भी पहले होती है उस तक रहता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो इनका नाम हो जाएगा पीसी महालनोबिस। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है। क्लियर है। तो ये अल्पसंख्यक बाजार होता है, अल्पसंख्यक प्रभुत्व। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत सरकार डेस के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो भारतीय खाद्य जो निगम है इसके माध्यम से, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है भारत सरकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी। इसको 2005 में शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो इसने 326 ईसा पूर्व में किया था। ध्यान रखिएगा 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। किस बिल के बिना, तो ये विनियोग विधेयक बिल होता है। इसके बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है मेरा भारत सरकार, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा दिए हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस मिले हैं ये आप जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम और भी एडवांस क्वेश्चंस आपको कवर करवा पाएं और आपको भी आइडिया लग पाए कि कितनी तैयारी आपकी है कितनी नहीं है, एटलीस्ट कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी एग्जाम में भी आपका काफ़ी टाइम में है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इस बार आपको एक सीट पक्की अपनी करनी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी को इस चैनल पर मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।